Welcome back everyone. Now we will be studying mechanism of filtration. Now what I have drawn on the board is, this is nephron. If you will look into the diagram of NCERT, it is very complicated diagram. So I want you to understand mechanism with the simple diagram. And you can draw it in the exams also, it's really fine. And when we'll go in 11th standard, and if you take biology, then you'll find the similar kind of diagram. So now, this is a basic structure of nephron. So first of all, this is a cup-like structure. As you can see, this is known as Bowman's capsule. क्या बोलते हैं इसे? Bowman's capsule. So नेफ्रॉन पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. बोमन कैप्सूल के नीचे यहाँ पे ये जो देख रहे हो ट्यूब, यहाँ से स्टार्ट है ये, और यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे कॉइल हो चुका है. तो ये जो फर्स्ट कॉइल है जो कप के जस्ट बगल में है, इस कॉइल को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. शॉर्टकट में से पीसीटी बोलते हैं. तो अगर आप एग्जाम में सिर्फ पीसीटी लिखेंगे, इट्स ओके. सो दिस इज नोन एज पीसीटी. दिस स्ट्रक्चर फोल्डेड स्ट्रक्चर, फर्स्ट नेक के पास ही यहाँ पे फोल्ड हो जाता है, उसे कहते हैं पीसीटी. उसके बाद ये ट्यूब आप देख रहे हो, यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, इस पूरे दोनों को, इसको यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं हिलनेस लूप. क्या बोलते हैं? हिलनेस लूप या लूप ऑफ हिलना. ये जब नीचे की तरफ, जब नीचे फॉल हो रहा होता है, डिसेंड हो रहा होता है, तब इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलना या हिलनेस लूप. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं असेंडिंग हिलनेस लूप. ओके ना, जैसे ये असेंड करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ये फिर से कॉइल होता है. ये पहले आया था प्रॉक्सिमल, मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, जो आपके बहुत पास हो, कब के पास है, इसके लिए प्रॉक्सिमल बोला था. और ये वाला जो कॉइल है वो दूर है मेन बॉडी के, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्टल. डिस्टल मतलब समथिंग विच इज फार. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या DCT कहते हैं. ठीक है. एंड आखिरी स्ट्रक्चर जो है ये वाला ट्यूब, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट. नाउ ये जो कप है, इसके अंदर रेनल आर्टरी, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले डायग्राम में, जो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है, उसका ही एक थिन ब्रांच जब किडनी के अंदर एंटर करता है, रेनल आर्टरी बहुत छोटे छोटे पतले पतले ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और उसी का एक ब्रांच इस कप के अंदर होता है. ऐसे there are millions of nephrons, so there are multiple branch of renal artery. यहाँ किडनी है, ये इसके अंदर ऐसे एंटर किया, और उसके बाद ये जो है कई सारे पतले 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 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो उसका एक ब्रांच इसके अंदर एंटर करता है, और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे सुपर फोल्ड होकर, जैसे धागा कोई फोल्ड हो जाए, उलझ जाए, वैसा स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे. तो ये रेनल आर्टरी एंटर कर रहा है, और बाद में ये ऐसे 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 कॉइल हो गया है, और फिर यहाँ से बाद में ये एग्जिट कर रहा है. ठीक है. तो दिस इज एंटरिंग एंड दिस इज दिस गोइंग आउट. जब ये एग्जिट कर रहा होता है, इसका ही एक ब्रांच ये DCT के ऊपर ऐसे रैप हो जाता है, एंड फाइनली इसके ऊपर ऐसा एक ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. ये जो रैप्ड है, ये रैप स्ट्रक्चर को इसे कहते हैं वासा रेक्टा. क्या कहते हैं? वासा रेक्टा. नाउ दिस ऑल हैव सिग्निफिकेंस विच आई विल बी टीचिंग यू. सो ये है बोमन कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है. उसके अंदर रेनल आर्टरी का एक ब्रांच है जो कॉइल हो जाता है ऐसे, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस. क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. ओके. एंड देन ये यहाँ पास में कॉइल है, तो इसे पीसीटी कहते हैं. डिसेंड हो रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलना. ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेलना. वापस से कॉइल हो जाएगा, फिर से DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट.
नाउ विल बी स्टडिंग कि कैसे ये ब्लड फिल्ट्रेशन में ये वाला स्ट्रक्चर हेल्प करता है। अभी आर्टरी है, यहाँ ब्लड लेके आ रहा है। नाउ नोट वन थिंग, यहाँ पे इसका जो डायमीटर है, जब ये आर्टरी इस कप के अंदर एंटर कर रहा होता है, इसका डायमीटर काफ़ी ब्रॉड है कंपेयर टू तब जब इस कप को लीव कर रहा है। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। सो व्हेन द आर्टरी, दिस इज ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, इसे एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरी। So when this branch of renal artery entering inside the cup, the diameter is very large. But जब ये कप को लीव करता है, डायमीटर क्या का होता है? बहुत छोटा होता है, और उसे कहते हैं इफरेंट आर्टरी। अब इसमें से ब्लड आ रहा है। अभी ये जो फोल्डेड है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करती हूँ। देखो ये, मान लो ये अंदर जाके ऐसे ट्यूब है ना, तो ट्यूब फोल्ड हो गया है, तो ऐसा है। अब जब यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो मतलब ब्लड जो कप के अंदर एंटर कर रहा है, बहुत सारे अमाउंट में एंटर कर रहा है, लेकिन जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो कम जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टरी है उसके वॉल पे बहुत सारा प्रेशर आएगा। समझ रहे हो? इमेजिन करो कि एक रूम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और अचानक से वहाँ पे आग लग गई है और लोगों को बाहर जाना है और जगह जो है बहुत कम है, तो डेफिनेटली सब लोग एक दूसरे को धक्का दे के बाहर जाएंगे क्योंकि द पैसेज इज़ वेरी नैरो। सिमिलर सिचुएशन इज़ हियर। तो यहाँ पे जो ब्लड है बहुत सारा हो जाता है और वो वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है। जब वो प्रेशर अप्लाई करता है तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड इस वॉल से एस्केप करता है और एस्केप करके कहाँ जाएगा? कप के अंदर। एम आई क्लियर? नाउ यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन करके स्ट्रक्चर होता है कप के अंदर। कप का जो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसा डॉगी का जैसे पैर नहीं होता ऐसे स्लिट जैसा, वैसे ही उसी शेप का एक सेल होता है जिसे कहते हैं पोडोसाइट सेल। तो जब ब्लड वहाँ से कप के अंदर जाता है और कप के अंदर से ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो जब ये स्लिट से पास होगा तो यहाँ से ये ब्लड फिल्टर होता हुआ इसके अंदर जाएगा। फिल्टर की होगा क्योंकि छन्नी की तरह काम करता है। जितना भी न्यूट्रिएंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ऑल द प्रोटीन जो है वो यहीं पे फिल्टर हो जाता है और इधर पीसीटी के अंदर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ब्लड का जो कंटेंट है वो एंटर करता है। सेल एक भी नहीं एंटर करता। इस जगह पे क्या क्या फिल्टर हो चुका है जब इसमें से जाता है? ऑल द ब्लड सेल, जितना भी ब्लड सेल है सबके सब यहाँ पे ही फिल्टर हो गए। जितने भी प्रोटीन है सारा का सारा फिल्टर हो जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो ब्लड हुआ, जो आयन कंटेनिंग है, थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिएंट जो यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन कहाँ हो गया? यहाँ पे ही हो गया। 70% ऑफ फिल्ट्रेशन हो जाता है ये कप के अंदर ही, इसीलिए इस स्टेप को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो जब ब्लड कप से लीव करता है, कप के अंदर जाता है, वहाँ पे ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है, सेल एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो बाकी अमाउंट ऑफ जो ब्लड एंटर किया है वो यहाँ पे जाएगा, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर किया। पीसीटी में भी बचा खुचा आयंस, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, जो भी आयन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर वो एंटर करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलना में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलना जो है वहाँ पे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ वाटर को छोड़ के। ये एरिया से सिर्फ बॉडी के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर। यहाँ से वाटर निकलेगा। यहाँ से क्या एब्जॉर्ब होता है? Na+, पोटेशियम, ये सब जितने भी आयन हैं। यहाँ से क्या? असेंडिंग हिलनेस लूप से क्या एब्जॉर्ब होता है? सॉल्ट। बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? सारा सॉल्ट। यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करती है, यहाँ से सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है। बाकी का और बचा हुआ जो ऐसे आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, और बचा हुआ सोडियम पोटेशियम आयन हो गया, वो सारा का सारा डीसीटी में एब्जॉर्ब होता है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एक बार जब जितने भी न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेशन है या जो फिल्टरेट है उसके अंदर अब क्या बचा है? सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बचा है। तो फाइनली यहाँ तक आते आते सिर्फ वेस्ट रहता है, दैट इज यूरिया। और कलेक्टिंग डक्ट मतलब जो क्या कलेक्ट करता है? यूरिन कलेक्ट करता है। तो यहाँ तक फाइनली यूरिन बन जाता है। एंड कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन है कलेक्शन ऑफ यूरिन। यहाँ पे एक ही डीसीटी नहीं ओपन होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मल्टीपल
डीसीटी का पाइप देखो, ये एक डीसीटी है, दूसरा डीसीटी, ऐसे मल्टीपल डीसीटी यहाँ पे ओपन होता है। सो दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन के अंदर। ब्लड आर्टरी ब्लड लेके आता है, डायमीटर बड़ा होता है, लीव करता है छोटा होता है, इसके लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर चला जाता है। और जब ये पीसीटी, जब ये बोमन कैप्सूल को क्रॉस करता है, 70% ऑफ ब्लड फिल्टर हो चुका आता है, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? यू डू नॉट वांट कि यूरिन के अंदर नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाए या अमाइनो एसिड जाए या ग्लूकोज जाए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूरिन के थ्रू से वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो जैसे जैसे ये इस ट्यूब के थ्रू पास होता जाएगा, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। यहाँ पे आयन एब्जॉर्ब होगा, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग में वाटर, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है बस, यहाँ पे सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे बचा खुचा आयन का, एंड फाइनली जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरेशन। नाउ एक चीज़ का फंक्शन बचा है जो इस वीडियो में प्रेजेंट है, दैट इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ये जो इसके ऊपर रैप्ड है, ये क्या करता है? काउंटर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डिफ्यूजन के लिए। कैसे? यहाँ पे जो भी चीज़ें रिलीज होती हैं, ये जो आर्टरी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इन रिटर्न यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, सॉल्ट, वो यहाँ पे रिलीज होता है। तो एक एनवायरनमेंट में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि वाटर ऐसे ही नहीं निकल रहा है। वाटर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग मीडियम बहुत हाइपरटोनिक है, सल्यूट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये एक तरह का काउंटर करंट बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसकी डिटेल स्टडी हम लेटर करेंगे 11th स्टैंडर्ड में। You do not have this in much detail at all. You just have very basic excretory system. In detail, you will be studying it in 11th standard. Okay. So the last topic which is remaining is this is dialysis machine. कभी भी किसी इंडिविजुअल का ड्यू टू एनी रीज़न व्हाटसोएवर अगर उसकी किडनी खराब हो जाती है, उस वक्त में एक मशीन या एक मशीन यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो जो काम हमारा किडनी करता है, वहाँ पे वो काम कौन करता है? डायलिसिस मशीन करता है। और वो क्या यूज़ करता है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। जैसे वासा रेक्टा और इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वैसा ही इंटरेक्शन हम डुप्लीकेट करते हैं मशीन के अंदर, एंड दैट मशीन इज डायलिसिस मशीन। क्या करता है वो? आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करता है, इसके लिए उस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ओके, so and it is really very painful and expensive process also. I think per sitting it charges 10,000 and 15,000 rupees. So it is not really a permanent method. Maximum time kidney transplant is more preferable, but as we all know, organs are not easily available, so this is just temporary solution. So this is a dialysis machine. It is also known as artificial kidney. Q, because it is used when kidney is not working or during kidney failure. So it is used during kidney failure. Okay, now, so this is schematic representation. This is a person, let's just say, who have failed kidney. अब इसकी बॉडी से ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो इसका ये यहाँ से ब्लड जा रहा है, ये ब्लड प्रेशर है, जो भी प्रेशर है उस वक्त मॉनिटर किया जाता है, और ये ब्लड एंटर किया जाता है डायलाइज़र। डायलाइज़र जो है वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली ब्लड फिल्टर होता है। इसके पास एक मेम्ब्रेन जैसा, ऐसे ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। एक इट्स लाइक दैट, एक के अंदर होगा हमारा डायलिसिस सोल्यूशन। डायलिसिस सोल्यूशन ये जो है वो कुछ इस तरह से होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब सल्यूट का जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल ब्लड से मैच करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज अमाउंट ऑफ सल्यूट present in the dialysis solution should be equivalent to the amount of solute present in the blood. तो ही ये मशीन काम करेगा। और अमाउंट ऑफ सल्यूट को कैसे मेजर किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में। सो osmotic pressure should be equal to the osmotic pressure of blood, ठीक है। डायलिसिस सोल्यूशन का osmotic, और जो भी सल्यूट कंटेंट है डायलिसिस सोल्यूशन का वो बिल्कुल ब्लड जैसा ही होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सल्यूट कंटेंट सिमिलर टू ब्लड
एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अब ऐसे से क्या होगा, देखो ये दोनों, यहाँ पे हमारा ब्लड है और यहाँ पे डायलिसिस सोल्यूशन है। जैसे ही दोनों सेपरेटेड है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेलोफेन मेम्ब्रेन। थिन है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कि कुछ चीज़ों को तो अलाउ करता है बट कुछ को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक VIP पास, ओनली सर्टेन पीपल आर अलाउड समवेयर। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि बाकी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन में इनहिबिट कर देता है, लेकिन सर्टेन चीज़ों को वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज होगा? बाकी कंटेंट तो ब्लड जैसा ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है ब्लड के अंदर जो डायलिसिस सोल्यूशन में नहीं है? दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि ब्लड के अंदर काफ़ी सारा प्रेजेंट है। इसके लिए बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या बताया था मैंने? दैट इज मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। किडनी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा है, और डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है वो कहाँ चला जाएगा? डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सेम ना हो। अब आपको सेम करना है? नहीं, आपको क्या करना है कि सारा का सारा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, यू वांट टू रिमूव ऑल ऑफ इट। नाउ फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल हो गया है, अब एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमें जो यूज्ड डायलिसिस सोल्यूशन है वो रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक पाइप होती है, तो डायलिसिस एक्स्ट्रा जो डायलिसिस सोल्यूशन है जो यूज हो चुका है उसको रिमूव करता रहेगा, और फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन को पंप करना चाहिए तब तक जब तक कि ब्लड से सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एक बार जब फ्रेश ब्लड पूरा उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो चुका है, वो फिर से वापस से इंडिविजुअल के बॉडी में वापस से पंप कर दिया जाता है। तो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस मशीन बेस्ड ऑन द सिंपल प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। ओके, तो यहाँ पे दो बात सिर्फ याद रखनी है कि डायलिसिस सोल्यूशन और हमारा ब्लड जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। डायलिसिस सोल्यूशन का जो सल्यूट कंटेंट है बिल्कुल ब्लड जैसा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बिल्कुल बराबर है, सिर्फ क्या नहीं है डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर? नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके लिए नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड से डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर जाता है, पुराना डायलिसिस सोल्यूशन को रिमूव कर दिया जाता है और फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन को पंप किया जाता है। और एक बार जब ब्लड फिल्टर हो गया, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो गया, तो फिल्टर्ड ब्लड को वापस से बैक टू द पर्सन बॉडी। Okay, so this is dialysis machine. Here we conclude excretory system. Thank you.